हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से YouTube पर अपने इस नए वीडियो लेक्चर सीरीज में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ सेल के विषय में। तो दोस्तों, ये है मेरे रेफरेंसेस जहां से मैंने सारा कंटेंट लिया हुआ है। फर्दर नॉलेज के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सेल सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पृथ्वी पर आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे, चाहे प्लांट हो या एनिमल, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सभी की बॉडी सेल से बनी हुई है। यूनिसेलुलर हो तो कन्फर्म है, तो अब समझ में आ रहा है वही सेल का बना हुआ है। अगर मल्टी सेलुलर हो तो भी उसमें मल्टीपल सेल्स लगे हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप किसी बिल्डिंग को देखेंगे बहुत सारी ईंटों से मिलकर बना होता है, तो उसमें क्या कह सकते हो कि ईंट जो है बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल यूनिट है। उसी प्रकार जब मल्टीपल सेल होता है तो सेल को भी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम स्ट्रक्चरल यूनिट कह सकते हैं। ठीक है। फंक्शनल यूनिट, अब किसी भी बॉडी में लाइफ के लिए, किसी लाइफ के लिए जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की जरूरत होती है, वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहाँ परफॉर्म होती है? सेल के अंदर। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। आप यह भी कह सकते हो सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आया? इतना कि पृथ्वी पर जो लाइफ है वो कैसा है? सेलुलर है। 1963 में दो साइंटिस्ट आए, लॉवी एंड सेक्विट्स। इन्होंने सेल को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया। इनके अनुसार सेल इज a यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी और डिलिमिटेड बाय द डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन एंड कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन इन अ मीडियम फ्री ऑफ अदर लिविंग सिस्टम। बहुत आसान डेफिनेशन है, इसको आप थोड़ा सा तोड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला सेंटेंस है क्या है कि यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। ठीक। दूसरा, डिलिमिटेड बाय द डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कि जो सेल है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी की यूनिट है और यह है, ठीक है, सराउंडेड होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से, और यह कैपेबल होती है सेल्फ रिप्रोडक्शन में किसी लिविंग सिस्टम से फ्री होके, मतलब किसी लिविंग सिस्टम के बाहर भी यह रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो ये था इसका डेफिनेशन। बात करते हैं साइटोलॉजी की। साइटोलॉजी, देखिए, साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम सेल की स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं साइटोलॉजी। अब टाइप ऑफ सेल, सेल को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं न्यूक्लियस के बेसिस पे। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आप देखेंगे जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। और सेल ऑर्गेनल्स जैसे गाल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, एडवांस सेल ऑर्गेनल्स जितने भी हैं वो सब प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। तो होते कहाँ हैं? ये सारे प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अभी आप इस चीज को बहुत अच्छे से आगे जो है क्लियर हो जाएगा आपके। ठीक है। ये है रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने कॉर्क की सेल को सेक्शन किया, उसको काटा और अपने द्वारा बनाई हुई माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको देखा, स्टडी किया, तो उन्हें इस तरह मधुमक्खी के छत्ते के आकार के कुछ जो है स्ट्रक्चर दिखाई दिया। इन्हें आप देख रहे हैं जिस तरह ये स्क्वायर टाइप के बने हुए हैं, इसी को ही इन्होंने सेलुलाई कहा लैटिन भाषा में। सेलुलाई का मतलब होता है स्मॉल रूम्स। ठीक है, छोटे छोटे रूम की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इन्होंने सेलुलाई कहा था। और 1674 में डच साइंटिस्ट थे एवी लियोनहॉक, एंटनी वॉन लियोनहॉक ने, इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। और इन्होंने एक नया शब्द दिया इसके लिए, एनिमलक्यूल्स, जिसका मतलब होता है लिटिल एनिमल्स। और इन्होंने ही, एवी लियोनहॉक ने ही, सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा था। सन 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट यमजे स्लाइडन और 1839 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थियोडोर स्वान ने क्या किया था? इन्होंने टिश्यू को रिपोर्ट किया था। सबसे पहले टिश्यू खोजा था, एनिमल टिश्यू को। ठीक है। और इन्होंने देखा था इस टिश्यू में कि जो टिश्यू है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ है, और यहीं से इन्हें जो है सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया। सन 1838 से 1846 में ह्यूगो वॉन मोल और 1839 में जोहान्स पुरकेंजे ने सजेस्ट किया, बताया कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो लिविंग मैटर होता है। ठीक है। 1855 में
रुडोल्फ विर्च्यू ने एमजे स्लाइडन और थियोडोर स्वान के द्वारा जो दिया गया सेल थ्योरी है उसको इन्होंने इम्प्रूव्ड किया और बताया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला का कॉन्सेप्ट दिया। इसके हिसाब से जितनी भी नई सेल होती हैं सब पूर्ववर्ती सेल से आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। दोस्तों, सेल थ्योरी का पहला कॉन्सेप्ट यह कहता है कि सभी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे सेल के बने हुए होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट यह कहता है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरा कॉन्सेप्ट यह कहता है ओमनी सेलुला ई सेलुला का कि ऑल सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि सेल परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, और इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ऑल सेल्स रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक, बात आती है सेल इज सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन, मतलब कि जितनी सारी सेल्स होती हैं सारी सेल्स कैसे होती हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन सेम होगा और उनका मेटाबॉलिक फंक्शन सेम होगा। ठीक है, सभी सेल के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए। अब बात आती है कुछ एक्सेप्शन है जो सेल थ्योरी के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं। पहला है वायरस। ठीक है, वायरस एक ऐसा पॉइजनस पार्टिकल है प्रोटीन का बना हुआ, किसी होस्ट के अंदर रहता है तो लिविंग जैसा बिहेव करता है। ठीक है, और होस्ट के बाहर रहता है तो डेड मटेरियल जैसा बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, इसीलिए जो है ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। एल्गी में जैसे वाउचेरिया हो गया, प्रोटोसाइफोन हो गया, ये भी जो है सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। फंजाई में राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, ठीक है, ये भी जो है सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते। ठीक है, प्रोटोजोन्स में एसिटाबुलेरिया सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये भी जो है सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। दोस्तों, ये है प्रोकैरियोटिक सेल, आपको इसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये इमेज हमने लिया है रेवन बायोलॉजी से। प्रोकैरियोटिक, प्रो से मतलब प्रिमिटिव और कैरियोटिक का इंग्लिश मीन होता है कैरियोन। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कैरियोन और कैरियोन का इंग्लिश मतलब होता है, इंग्लिश में होता मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब कि जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होता है। ये कह सकते हो कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड जिसमें नहीं होता है, एडवांस न्यूक्लियस जिसमें नहीं होता है, उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। आप देख रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियस जो है ये साइटोप्लाज्म का डायरेक्टली कांटेक्ट में है। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इस तरह के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कांटेक्ट में हो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल को तो उसको कहेंगे न्यूक्लियोइड, उसको न्यूक्लियस ना कह के उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, आप देखेंगे इसमें कि सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गया, वैक्यूल्स हो गए, ये सारे जो है सेल ऑर्गेनल्स इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल। बात करेंगे हम यूकैरियोटिक सेल की। दोस्तों, ये है यूकैरियोटिक एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल हम दोनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एनिमल सेल देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि यूकैरियोट का मतलब क्या है। यू से मतलब होता है ट्रू और कैरियोट का मतलब तो आप जानते ही हैं, कैरियन। तो दोस्तों, ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब कि न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन बाउंड होता है। आप देख रहे होंगे ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ये सिंगल मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, मतलब इसमें जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो है ये न्यूक्लियस है। इस तरह के जो सेल होती हैं उनको यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। और आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें जो है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, लाइसोसोम है, और इसमें सेंट्रियोल्स हैं, गोल्गी एपैरेटस है, इस तरह के और भी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे एडवांस सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल, एडवांस सेल है ये। दोस्तों, बात करेंगे प्लांट सेल की। प्लांट सेल और एनिमल सेल को आप देखेंगे तो आपको बेसिक से अंतर समझ में आ जाएगा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं कि प्लांट सेल में आप देख रहे हैं ये जो है सेल वाल है, सेल वाल के अंदर जस्ट लगा हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही जो है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है जितने, और इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल्स है, वेसिकल्स है, गोल्गी एपैरेटस है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल ऑर्गेनल्स जो है प्रेजेंट है इसमें। ठीक, जैसा कि बताया जा चुका है
कि प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक सेल होता है। इसमें भी आप देख सकते हैं जो न्यूक्लियस होता है वो भी कैसा है कि मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, तो ये इमेज भी हमने जो है ड्रिवन बायोलॉजी से लिया है, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के। कुछ बेसिक सा अंतर है जिसमें से जिसके बेसिस पे हम प्रोकैरियोटिक सेल को और यूकैरियोटिक सेल को एक दूसरे से अलग करके आइडेंटिफाई करते हैं, बताते हैं। बेसिक सा अंतर जो है, पहले सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल का जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल होता है ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। ठीक, दो प्रकार के केमिकल्स होते हैं, एक होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, दो प्रकार के केमिकल्स होते हैं ये। ठीक है, इनसे बना होता है प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल। अब यूकैरियोटिक में जो सेल वॉल होती है वो, अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई में काइटिन्स का बना होता है, फंगस सेलुलोज का बना होता है। और नॉर्मल अदर प्लांट्स की बात करें तो सारे प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो प्रोकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये न्यूक्लियर एनवेलप द्वारा इनक्लोज नहीं रहता। मतलब कि इसमें क्या है, जो बताया जा चुका है आपको कि न्यूक्लियर मटेरियल जो रहता है, जेनेटिक मटेरियल जो रहता है जो, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा कवरिंग नहीं रहती है। तो इस तरह के जेनेटिक मटेरियल को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में जो है न्यूक्लियस कैसा होता है, ये एनक्लोज्ड होता है। ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियर एनवेलप द्वारा पूरा कवर्ड होता है, या अदर भाषा में कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में। राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम जो है 70s का होता है और यूकैरियोटिक में 80s टाइप का होता है। रही बात ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की, तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। लेकिन यूकैरियोट में बात करें तो यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो होता है न्यूक्लियस में, लेकिन ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कंटेंट में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है तो उसको हम न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो इसमें जो होता है प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे प्रोकैरियोट एग्जाम्पल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, और भी बहुत सारे हैं। यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में देखो सारे प्लांट सेल और एनिमल सेल किसके एग्जांपल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल। अब बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल की। देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी कुछ डिफरेंसेस हैं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहला टॉप मेन डिफरेंस सेल वॉल के बेसिस पर करेंगे तो एनिमल सेल में क्या होता है कि सेल वॉल जो होती है नहीं होता है, और प्लांट सेल में एक थिक सेल वॉल होता है। इसी वजह से इसको एक रिजिडिटी मिलती है, एक प्रॉपर शेप मिलता है। ठीक है, एनिमल सेल में इनका एनिमल सेल का शेप कैसा होता है, राउंड होता है या इरेगुलर होता है, कोई भी शेप हो सकता है। लेकिन प्लांट सेल का जो शेप होता है वो फिक्स शेप होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होता है। लेकिन प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल जो होता है एनिमल सेल में एक या और भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे साइज के होते हैं। लेकिन प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल्स होगा और बड़ा वैक्यूल्स होगा। ठीक है, लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम कैसा होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। एनिमल सेल में लाइसोसोम साइटोप्लाज्म होता है और प्लांट सेल में लाइसोसोम होता ही नहीं। सेंट्रियोल, एनिमल सेल में सभी एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, फ्लैजिला की बात करें तो प्लांट्स एनिमल सेल में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैमेलियन स्पर्म सेल। ठीक है, लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा का स्पर्म हो गया, और साइकस का हो गया, गिंगो का हो गया, इन सभी में जो होता है फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल को, अब स्टेप टू स्टेप हम समझेंगे इसको, इसके पार्ट्स को डिवाइड करके।
अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल को। देखो कि दो चीज होता है, पहला तो सेल वॉल होगा, ठीक है, जिसमें सेल वॉल होगा वो कहलाएगा प्लांट सेल, जिनमें नहीं होगा वो कहलाएगा एनिमल सेल, ठीक। अब बात करते हैं, इस बेसिस पे हमने सेल जो यूकैरियोटिक सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दो चीज में डिवाइड किया है, पहला सेल वॉल, दूसरा प्रोटोप्लास्ट। अब इनमें प्रोटोप्लास्ट में भी दो चीज होता है, पहला तो लिविंग कंपोनेंट होता है और दूसरा नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है। अगर हम नॉन लिविंग कंपोनेंट की बात करें तो इसमें नॉन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट कहते हैं या हाइलोप्लाज्म कहते हैं या एर्गास्टिक बॉडीज कहते हैं, कि जो प्रोटोप्लास्ट में जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है उसको एर्गास्टिक बॉडीज या हाइलोप्लाज्म या नॉन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट कहते हैं। लिविंग कंपोनेंट में प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक। अब प्रोटोप्लाज्म में भी दो चीज होता है, पहला न्यूक्लियस होता है, दूसरा साइटोप्लाज्म होता है। अब न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, ये चीज खत्म। इसके बाद आती है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में भी दो चीज होता है, पहला सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं और दूसरा साइटोसोल होता है, ठीक है। साइटोसोल में अगर सेल ऑर्गेनेलिज को नहीं आप निकाल दोगे, जो भी सब्सटेंस बचेगा लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस, तो वो क्या कहलाएगा, साइटोसोल कहलाता है। अब सेल ऑर्गेनेलिज में भी दो चीज होता है, एक कुछ सेल ऑर्गेनेलिज ऐसे होते हैं जो सेमी ऑटोनोमस होते हैं, मतलब जिनमें उनका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिनमें उनमें खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उन्हें कहते हैं सेमी ऑटोनोमस, जैसे कि प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। कुछ होते हैं नॉन ऑटोनोमस होते हैं, जिनमें डीएनए उनका सेल्फ जेनेटिक मटेरियल नहीं प्रेजेंट होता है। और इनमें भी कि देखो, इनके बेसिस पे, इनके मेम्ब्रेन के बेसिस पे तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे कि गोल्जी अपैरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हमने देखा ये नहीं होगा, ठीक है। होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे कि लाइसोसोम हो गया, स्फीरोसोम्स हो गया, गैलेक्सिसोम्स हो गया, पेरोक्सिसोम्स हो गया, ये कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड की बात करें तो राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, सब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेमी ऑटोनोमस में। तो सेमी ऑटोनोमस में भी दो चीज होता है, पहला तो प्लास्टिड होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि हरे रंग का होता है, ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का काम करता है कौन, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है और ये स्टोरेज का काम करता है। इसमें आप देखेंगे कि प्रोटीन का है, प्रोटीन की स्टोरेज करेगा या फैट की स्टोरेज करेगा या शुगर का स्टोरेज करेगा, ठीक है। बात करते हैं, तीसरा आता है क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लांट्स होता है, ये प्लांट्स को अट्रैक्टिव बना देता है, जिसमें उसको पॉलिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। फ्लावर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं और सारी चीजें हैं, तो उन सबके लिए जिम्मेदार कौन होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक। दोस्तों, बात करते हैं अपने टॉपिक से जुड़े हुए कुछ शब्दों के बारे में, जो शब्दों के जिनका मतलब आपको पता होने चाहिए, और ये शब्द आप अक्सर जो है कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो इसको शब्दों को डिस्कस करने से पहले आपको मैं इस इमेज पे तरफ ध्यान खींचना चाहता हूँ। ये देखिए इमेज मैंने बनाया है, एक रफली डायग्राम है, ठीक है। एक हमने प्लांट सेल बनाया है कह दो, इसमें आप देख लीजिए, ये है न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। और इसमें आप देख लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, गोल्गी बॉडी दिख रहा है, वेसिकल्स दिख रहे हैं, सेल वॉल है, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। अब इसको समझिए, पहला आता है प्रोटोप्लास्ट। क्या है प्रोटोप्लास्ट, सेल विदाउट सेल वॉल। अगर एक सेल से, ठीक, उसका सेल वॉल गायब कर दो, सेल वॉल को हटा दो, जो रेस्ट मटेरियल बचेगा, रेस्ट मटेरियल जो भी बचेगा वो कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट। ये देखिए सेल वॉल मैंने गायब कर दिया, जो बच गया वो क्या है, प्रोटोप्लास्ट। अब इस प्रोटोप्लास्ट में दो चीज होता है, पहला होता है लिविंग मटेरियल, दूसरा होता है नॉन लिविंग मटेरियल। लिविंग मटेरियल को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, और नॉन लिविंग मटेरियल को कहते हैं एर्गास्टिक बॉडीज। अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म में दो चीज आता है, पहला न्यूक्लियस आता है और दूसरा साइटोप्लाज्म आता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटोप्लाज्म में हमेशा दो चीज है, आता है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म अगर इस सेल में से, ठीक है, ये सेल है, सेल क्या है एक्चुअली, ये है प्रोटोप्लाज्म, ठीक। प्रोटोप्लाज्म में से
अब इस न्यूक्लियस को गायब कर दो, कैसे? ऐसे। अब जो मटेरियल बच गया वो कहलाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म क्या है? रिमूव न्यूक्लियस फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म। आप प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को रिमूव कर दीजिए, जो रेस्ट मटेरियल बच गया वो कहलाएगा साइटोप्लाज्म। बात करते हैं साइटोसोल की। अब साइटोसोल क्या कहता है कि जो इसमें, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जितने सेल ऑर्गेनेलिज हैं इन सब को हटा दो, जो रेस्ट जेली लाइक मटेरियल बचेगा, ठीक है, उसको कहेंगे हम साइटोसोल। ये देखिए, हमने क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जितने भी थे हमने सबको हटा दिया। ठीक, अब क्या बच गया? ठीक, अब ये जो बच गया है इसको कहेंगे हम साइटोसोल। ये था आज का टॉपिक। कैसा लगा आपको ये आप ये जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनकी भी सहायता हो सके। और अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल, जो मॉडल उसके दिए गए हैं सभी विषय में डिस्कस करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।